हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो आइए आइए, शर्माइए मत, आइए। यहां पे कोई अश्लील वीडियो नहीं दिखाई जाएगी आपको इंस्टाग्राम की तरह, ठीक है? तो यहां से कुछ अच्छा ही मिलेगा तो लेके जाइएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, जिससे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन की डेफिनेशन भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन की डेफिनेशन भी आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से चीजें अडॉप्ट करेंगे, आसानी से अंदर आ जाएगी। देखिए, सबसे सिंपल बात काफी सिंपल है, सबसे सिंपल बात ही यही है कि काफी सिंपल है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो जरा सा मिस्टेक होगी, कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, इसे आपने 10th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, ध्यान नहीं भी दिया होगा, नहीं याद होगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। बस जरा सी मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब आपका क्लियर हम करेंगे। ऐसा आप सोच रहे हैं? नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा, हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, बस समझा देंगे, आराम से आप अडॉप्ट कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए आइए, आज की टॉपिक है स्टैटिक्स की। पहली बात समझते हैं कि क्या है बायोस्टैटिक्स। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या होती है स्टैटिक्स। तो देखिए, सिंपल सी बात है, स्टैटिक्स आपकी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन देखते हैं किसका? डाटा का, ठीक है, सिंपल सी बात है। वैसे ही जो बायोस्टैटिक्स है वो आपकी नॉर्मली बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है। सिंपल सी बात है, जैसे वो आपकी मैथमेटिकल की एक ब्रांच थी, वैसे ये आपका बायोलॉजिकल का ब्रांच है। सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत हम बायोलॉजिकल रिसर्च की डाटा का हम स्टडी करते हैं। सिंपली यही कह सकते हैं ना कि इसके बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम बायोलॉजिकल जो रिसर्च है उसके जो डाटा है उसकी स्टडी करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। इसी चीज को आप बायोस्टैटिक्स कह सकते हैं। और अगर हम कहें, बहुत सिंपली बताना चाहें, या स्टैटिक्स या बायोस्टैटिक्स, इसकी वजह से फायदा क्या होता है? इसकी वजह से ना हमको उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है कि हाँ, इस वर्ग के ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस वर्ग में रखे हुए हैं, उनकी संख्या इतनी है, उनमें एवरेज इतने हैं, ये इतना है। उनसे हमें उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है, उसको समझने में आसानी हो जाती है, उसको कंट्रोल करने में, देखभाल करने में, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, उसकी एनालिसिस करने में सिंप्लिसिटी मिल जाती है, आसानी हो जाती है। इसी वजह से हम बायोस्टैटिक्स को, मतलब स्टैटिक्स को बायो के अंतर्गत लाए, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हमने स्टैटिक्स को ले आया, ताकि उससे हमें उसके स्टडी में सुविधा मिले। बात समझ गए ना? बड़े मेहनत से ये वर्ड बोल के आपको समझाया हूं, उम्मीद करता हूं आप बात समझे होंगे। देखिए, सिंपली बात है, जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल रिसर्च है उसको अगर हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन, तो हमें इस प्रेजेंटेशन में सुविधा मिलती है स्टैटिक्स की वजह से। स्टैटिक्स की वजह से उसके एनालिसिस में सुविधा मिलती है, इंटरप्रिटेशन में सुविधा मिलती है, उसके कलेक्शन में सुविधा मिलती है। इसकी वजह से हमें कुछ मेथड मिल जाते हैं जिनके माध्यम से हम उसके कलेक्शन में सुविधा मिलती है। तो इन माध्यमों के थ्रू, मतलब इस वजह से स्टैटिक्स को बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया या इसमें लाया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और भी कुछ नॉर्मली चीजें उन्हें भी जान लीजिए, जैसे बायोस्टैटिक्स को आपको मतलब आपका बायोमेट्रिक्स भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत बहुत सारे मेजरमेंट और कैलकुलेशन किए जाते हैं, वो तो आपको अभी आगे चल के समझ में आ ही जाएगा। और जो आपके फ्रांसिस गाल्टन है, इनको फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स माना जाता है, यानी कि फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, यही इसके कर्ता धर्ता रहे हैं। बाद में इस बायोस्टैटिक्स को बायोमेट्री वर्ड से अगर किसी ने इंट्रोड्यूस कराया तो उनका नाम था वाल्टर वेल्डन, ठीक है। तो ये कुछ बायोस्टैटिक्स के बारे में आपकी चीजें थी। अब हम उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है, और उसका नाम है कि सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मेजरमेंट या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके फिगर पर दिख रहा होगा कि आपके सिलेबस में से इसमें से क्या पूछता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को अगर हम नॉर्मली कहें तो हम इसे एवरेज कह सकते हैं, और एवरेज हम इस नियम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कौन कौन से? आपके मीन, मीडियम और मोड। इन 3 तरीकों से हम एवरेज को निकाल सकते हैं।
और तो और हर साल पेपर्स में पूछा जाने वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर साल ये बहुत बार पेपर में आता है, हर ही साल आता है। और ऊपर से मैं आपको उन क्वेश्चन को भी बता दूंगा जो पेपर्स में आए हैं। साथ ही साथ इन मीन मीडियम मोड के डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित सवाल तो पूछे ही जाते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे आसानी से हो जाएगा। काफी सिंपल सवाल है। अब सवाल का नाम सुनते ही आप ये मत कहिएगा कि हाँ रे नहीं मैं तो बॉटनी से थी या बॉटनी से था। बॉटनी से रहने से कोई सेंस नहीं। यहाँ पे आपको प्लस माइनस तो आता होगा ना, तो वही नॉर्मल सी चीजें हैं। ऐसे लोगों के रिएक्शन होते हैं, इस वजह से कह रहा, ज्यादा ध्यान से दिल पे ना लीजिएगा। देखिए, अब आप सेंट्रल टेंडेंसी को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बायोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग किसी सर्वे में आपने कोई डाटा का कलेक्शन किया, ठीक है, और उस डाटा कलेक्शन को या उस डाटा वैल्यूज को आप अपने स्टडी में या रिसर्च में यूज करना चाहते हैं, तो उन वैल्यूज की एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, आप उसे यूज करिए। ये ना कि पूरा का पूरा डाटा ही यूज कर दीजिए, और वो आप कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे समझेगा कि इतने सारे डाटा में से एक मतलब कंक्लूजन नहीं निकाल पाएगा। तो उसी के बेसिस पे कहा गया है कि उन वैल्यूज की एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, एक एवरेज होती है, जिसे आप नोट करेंगे। और उसी सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के 3 रूल हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, मीन, मीडियम और मोड। इन सभी के माध्यम से हम उनके एवरेज को निकालते हैं, किसी भी डाटा सेट के एवरेज को निकालते हैं। तो आइए अब उसे ही हम एक एक करके देखते हैं। आज की वीडियो में हम मीन को देखेंगे, जिसे हिंदी में माध्य कहा जाता है, माध्य। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बार इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्या हुआ कि किसी डॉक्टर के पास गए और उनसे कहा गया कि देखिए, आपको साल 2020 में कोरोना से मरे सभी लोगों की एक लिस्ट या एक फाइल बनानी है। ठीक है, एक फाइल बनानी है कि हाँ, साल 2020 में कितने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, अब ऐसे में डॉक्टर ने फाइल तैयार करना स्टार्ट किया। उसने देखा जनवरी में 20 लोग, फिर आपके मतलब फरवरी में 28, इसमें 25, उसमें कुछ, इसमें कुछ, मतलब अलग अलग, सब में अलग अलग है। ठीक है, आपने फाइल तैयार की और फिर आप फाइल लेके पहुंचे। तो जब आप फाइल लेकर वहां पहुंचे तो उस इंसान ने पूछ दिया कि अच्छा बताइए कितने लोगों की डेथ हुई। तो आपने फाइल खोला और स्टार्ट कर दिया कि सर देखिए, फरवरी की 1 तारीख को 20 लोग मरे थे, 2 तारीख को 28 लोग, 3 तारीख को 25 लोग। वो कहेगा अरे भैया ये बताओ कि एक एवरेज कितने लोग पर डे मरे थे। क्योंकि अगर आप ऐसे पूरा लिखने जाएंगे कि हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, तो ऐसे तो आपकी कई पन्ने की फाइल भी हो जाएगी और सामने वाला थोड़ा परेशान भी हो जाएगा कि क्या पढ़ें। तो इसी वजह से सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड की वहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनके माध्यम से आप उसे एक एवरेज दे पाएंगे कि हाँ देखिए सर, इतने ना इतने पर डे मौत हुई है। मान लीजिए इनको जोड़कर भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 40 की, लोग 40 आता है, तो हम कहेंगे कि 2020 में प्रत्येक दिन 40 लोगों की डेथ हुई है। हमने क्या किया, हमने टोटल डेथ की संख्या लिया और उन डेज की संख्या लिया और उनसे उनको डिवाइड किया, और जो प्राप्त होता है वही आपका एवरेज कहलाता है। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बस इतना सा हमारे ऊपर एक एहसान कर दीजिएगा कि इतनी बड़ी कहानी को सुनने के बाद एक कंक्लूजन निकालिएगा कि एक बहुत बड़े डाटा सेट को अगर कोई एक वैल्यू में डिफाइन कर देता है तो वही है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। समझ गए ना? और इसीलिए हम इसको औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, क्योंकि वो भी यही काम करता है। तो फिर आ जाइए सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की कुछ मेथड को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका मीन। मीन का मतलब हो गया कोई डाटा सेट है और उस डाटा सेट का जो एवरेज वैल्यू होती है वही आपकी मीन कहलाती है। ठीक है, इसे देखिए, मीन को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कोई डाटा सेट में जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का सम और उन वैल्यूज़ की संख्या से डिवाइड करने पर जो आंसर हमें प्राप्त होता है वही आपका मीन होता है। ठीक, बात समझ गए? एक बार फिर से सुनिए, कोई डाटा सेट है, उस डाटा सेट में जो वैल्यूज दी गई है उन वैल्यूज को ऐड करिए और उन वैल्यूज की संख्या को काउंट कर कर उससे आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जो भी आंसर प्राप्त होगा वही आपका मीन कहलाएगा। ठीक, तो फिर मतलब मीन क्या है? तो मीन आपका सेंट्रल टेंडेंसी या कह लीजिए एवरेज निकालने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और इसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
कि मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं या कैसे शो करते हैं। तो हम मीन को सिग्मा, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये जो इसके ऊपर लाइन खींची है, एक्स के ऊपर लाइन खींची है, इसे हम बार कहते हैं। तो इसी वजह से मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो साइन दिख रहा है सिग्मा का, या मतलब इस साइन को आप सिग्मा कह सकते हैं, इस साइन को आप समेसन, इस साइन का नाम समेसन होता है, जिसका मतलब होता है सम करना। ठीक है, इस साइन का मतलब है जोड़ना, ऐड करना। ठीक, तो इस साइन को आप सम भी कह सकते हैं, यानी कि सम एक्स अपॉन एन, या नॉर्मली जो आपने 10th में पढ़ा होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपके अकॉर्डिंग है, आपको सोचना है कि आपने इसको सम बुलाना है या सिग्मा। मेरे मुंह पे तो सिग्मा चढ़ा हुआ है, मैं आपको सिग्मा से ही बार बार रिप्रेजेंट करूंगा। बाकी आप इसे सम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समेसन का साइन है और इसका मतलब होता है प्लस करना। ठीक, डाउट नहीं होगा ना। चलिए, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, अब इसका मतलब क्या है वो जान लीजिए। देखिए, मीन बराबर सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल सम ऑफ डाटा वैल्यू, यानी कि कोई डाटा सेट है, उस डाटा सेट में जितनी भी वैल्यू दी गई है उनका सम बटे में, यानी कि अपॉन नंबर ऑफ डाटा वैल्यू, यानी कि उस डाटा सेट में कितने डाटा वैल्यू हैं उनकी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वही आपको मीन प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ आता है तो चिंता मत करिए, ऐसे चीज़ों को ना आप डेफिनेशन से बेटर आप उसके एग्जाम्पल से समझ पाते हैं, और जैसे ही आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आराम से बने रहिए, अभी सब समझ में आएगा। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो पेपर में पूछा गया था पिछली साल। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस डाटा वैल्यू सेम नहीं है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वही है। तो ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके मुर्गों का वेट है कि वो कितने भार में है। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ये मुर्गों का वेट है, और कहा गया है कि इस डाटा सेट का आप मीन निकालिए, इस डाटा सेट का आप माध्य निकालिए, मीन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो बस सिंपल सी बात है, पहले आप इन डाटा सेट का हमने क्या रूल देखा था, हमने फॉर्मूला देखा टोटल सम ऑफ डाटा वैल्यू, यानी कि इन डाटा वैल्यू का पहले तो आप सम कर लीजिए। तो चलिए जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, और ये क्या है, ये 1.5 किलो का है और ये 2.5 किलो का है। इनको प्लस करेंगे तो 4 किलो आ जाएगा। तो 10 और 4 14 किलो, और ये 1 है, ये आपका 15 किलो, यानी कि इसमें कुल 15 किलो वेट है इसका। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला क्या था, अपॉन नंबर ऑफ डाटा वैल्यू, यानी कि इन डाटा वैल्यू की संख्या कितनी है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, बस। तो हमारा आया था 15 और इनकी संख्या आई है 6, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। अब कहेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, 6 2 जा 12 और 12 प्लस 3 यानी कि 15, यानी कि 2.5। अब देखिए, किसी को इसी जगह पर दिक्कत हो सकती है, जो कि लाजमी सी बात है अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस का मैथ है। ठीक है, आप ये डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही ना होगा, लेकिन करने को तो कर लेंगे। बस वैसे ही आप अपने नॉर्मल इस मेथड से आप भाग दे लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक, देखिए जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है पेपर्स में, इतनी छोटी वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा कि ताकि आपका टाइम टेकिंग हो। जो आपने 6 वैल्यू को देखा वो आपको 10 वैल्यू देंगे, 12 वैल्यू देंगे, थोड़ा डाटा को लंबा करके देंगे। ठीक है, मैं आपको अब एक पेपर में जो क्वेश्चन आया था वही बताता हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन साल 2021 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है सुनिए। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों की एज दी हुई है, उनकी उम्र दी हुई है कि वो 32 दिन की, 41 दिन की, 50 दिन की, 46, 62, 45, 37, 54, 48 और 35 दिन की मुर्गियां हैं। इनका मीन और मीडियम दोनों निकालने के लिए दिया है, और 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ऊपर फिगर में शो भी कर रहा हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन था। फर्क ये है कि इसका मीन और मीडियम दोनों निकालना था। ठीक,
तो बस अब ये क्वेश्चन आपके टाइम में आएगा तो आप लोग नहीं कर लेंगे, अरे ऐसे करेंगे, ऐसे इसे चुटकी बजा के उठा के फेंक देंगे। ठीक है, आइए देखिए। और हमने क्या जाना, इसका फॉर्मूला क्या है, हमने जाना कि बार एक्स या मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब उस डाटा में जो डाटा वैल्यू दी गई है उनका सम। तो आप पहले सम कर लीजिए। 32 और 41 कितना हो जाएगा, 32 41 आपका 73 हो जाएगा। फिर 73 में 50 जोड़ेंगे, 7 5 12 123 हो जाएगा। फिर 123 में 46 जोड़ेंगे, 4 3 7 159 मतलब 169। और 169 में 62 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 231। 231 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 276। और 276 में 37 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 333। और 333 में आपका 54 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 367। और 367 में 48 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 415। और 415 में आपका 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 450। देखिए मैंने एक चीज़ गौर की है कि जब कभी भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आपको नॉर्मल नंबर देते हैं, पॉइंट में नहीं देते हैं। कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ करते हैं, मैंने जो भी देखा है अब तक जितना भी गौर किया है तो वो पॉइंट में नंबर नहीं डालते हैं, खासकर ऐसे नॉर्मल्स नंबर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल नंबर देते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो इसका ऐड करने पे आया 450। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डाटा वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यू हमने किया, आया 450 आ गया। अब बात आती है नंबर ऑफ डाटा वैल्यू, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हैं। बस सिंपल सी बात है, 450 में 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस डाटा वैल्यू में प्रत्येक, जब हम इसे कहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस डाटा वैल्यू में या इस पोल्ट्री फार्मिंग में हर मुर्गी की जो एज है वो 45 दिन की है। बात समझ में आई। अब ये थोड़ी ना कि आप उसे ये बताएंगे कि देखिए भैया बात कुछ ऐसी है कि इसमें हमारी एक मुर्गिया 32 दिन की है, एक ठो 41 दिन की, दूसरी 50 तो दूसरी 46 दिन की। अब ये बताएंगे तो भी कहेगा कहाँ बता रहे भाई साहब, एक मतलब एक प्रॉपर नंबर दीजिए ना। तो इसीलिए हमने उसका मीन निकाला, मीन निकाल के हमें प्राप्त मतलब पता चला, माफ कीजिएगा, पता चला कि इस पोल्ट्री फार्मिंग में जो मुर्गियां हैं वो करीबन 45 दिन की हैं या उनका एज 45 दिन है। अब वो हम लोगों की तरफ 45 साल की तो हो नहीं सकती, बेचारी जल्दी मर जाती है ना, तो इसीलिए 45 दिन 45 साल के बराबर मान लीजिए। ठीक, अब आपको ये मेथड तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर डाटा वैल्यू ऐसे न दी हो तो, अगर डाटा वैल्यू किसी और तरीके से दी हो तब आप कैसे मीन निकालेंगे उसे समझिए। देखिए डाटा वैल्यू जब कभी 10 तक की बात होती है तब तो वो ऐसे ही देता है। अगर मान लीजिए डाटा बहुत बड़ा है, डाटा का जो सेट है वो बहुत बड़ा है, तब वो ऐसे न देकर इस तरीके से देता है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए आप किसी गांव में गए, उस गांव में आपने सर्वे किया, उस सर्वे के दौरान आपने निकाला कि इस गांव में इतनी इतनी हाइट के आपके पेड़ हैं, ठीक है, या प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट की हाइट है या पेड़ की हाइट है। आपने कहा कि कुछ आपके प्लांट 35 इंच के हैं, कुछ आपके 36 इंच के हैं, कुछ 42 मतलब 42 के, कुछ आपके 38 के, कुछ आपके 44 के और कुछ आपके 40 इंच के आपने प्लांट वहां पे उस गांव में देखे। ध्यान दीजिएगा 35 इंच के कई प्लांट हैं, मान लीजिए 35 इंच के 4 प्लांट हैं, 36 इंच के 6 प्लांट हैं, 42 इंच के 5 प्लांट हैं, 38 इंच के 3 प्लांट हैं, 44 इंच के 2 प्लांट हैं और 40 इंच के 5 प्लांट हैं। अब अगर इस सब को ऐसे बार बार लिखने जाएंगे कि 35 35 35 35 4 बार, 36 ऐसे ही 6 बार, फिर 42 5 बार, तो ऐसे जो आपका डाटा सेट होगा वो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ऊपर से सुव्यवस्थित लगेगा, मतलब किसी के सामने प्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। तो उसे फिर इस तरीके से अरेंज करके दिया जाता है, यानी कि ऊपर आपके वो इंचेस में पेड़ का हाइट लिख दिया जाता है और उसके बाद नीचे वो कितनी बार उस डाटा वैल्यू में रिपीट हुआ है उनकी संख्या लिख दी जाती है। इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति,
आवृत्ति मतलब कोई डाटा वैल्यू, कोई डाटा मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक, तो जो ये फ्रीक्वेंसी में 4 6 5 है लिखा, अब आप इसका मतलब समझ गए कि क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 35 उस डाटा संख्या में 4 बार आया है, उस डाटा सेट में 4 बार आया है, 36 6 बार आया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। सिंपल सी बात है, इनको और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम को क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं और इसको तो पता ही है हम x से करते हैं, तो f इंटू एक्स उस कॉलम पर लिख देंगे। f इंटू एक्स कर दीजिए, 35 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा वो आपको करना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कर दूंगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, पेपर में तो बताने नहीं जाऊंगा। तो आपको हैबिट करनी पड़ेगी, बार बार हैबिट करिएगा, उनके लिए है जिनका मैथ कमजोर है। ठीक है, देखिए तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 2 आपका कैरी तो हो जाएगा 140। तो ऐसे करके कर लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से कर देता हूं। तो 35 चौके 140 हो जाएगा, 6 चौके 36 और ये हो जाएगा 216, 5 दूनी के 10, 5 चौक 20 21, 210 हो जाएगा और ये हो जाएगा 38 यानी 114 और ये 44 2 जा हो जाएगा 88 और 45 जा 200। तो बस ये आपका हो गया। अब इनको आप काउंट कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स मतलब जो इनको हम जोड़ के निकालते हैं, तो बस इनको जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ जोड़ के आ गए हम, तो प्राप्त होगा 968। और अब इस 968 को अब इनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आप इनके नंबर को काउंट कर लीजिए। 4 आपका मतलब 35 4 बार आया था, 36 6 बार आया था, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, यही आपका यन होगा। यन मतलब संख्या कितनी बार आई थी, तो बस इनको काउंट कर लीजिए। काउंट करने पे आएगा 6 4 10 5 15 15 3 18 और 2 20 5 25, मतलब n का मान 25 आया। बस अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन यन। बस सिग्मा एफ एक्स आया था 968 और आपका n आया है 25, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 3 जा 75 और ये आया 21, मतलब 38.7 आएगा, 38.7 आपका आ जाएगा। तो बस ये जो आपको वैल्यू प्राप्त हुई है, यही वैल्यू आपके पेड़ों की एवरेज हाइट हो गई। अब अगर ऐसे में कोई आपसे पूछेगा कि भैया उस गांव में जो पेड़ों की हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे कि वहां के लगभग जो पेड़ों की एवरेज हाइट है वो 38.7 इंचेस हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए चिंता मत करिएगा, नहीं भी समझ आएगा तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो तक आपको जब कुछ और क्वेश्चंस के आप और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को कई बार देखते रहिए, आपको वैसे ही इसी वीडियो से समझ में आ जाएगा।